नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से प्रोफेसर अभय दुबे पिछले हफ्ते की सुर्खियों पे बात करेंगे। आने वाले जो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है उस पे कैसे देश की राजनीति करवट ले रही है उस पे बात करेंगे। एक पॉलिटिकल, क्योंकि एक, हालांकि वो अगर वैसे देखिए तो ठेठ पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत हैं। मैं बात कर रहा हूं आर्यन खान के केस की। प्रोफेसर, ये शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को कल बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। उसमें कहा गया कि बहुत खराब ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास पाया गया ड्रग जैसा था, ना कोई फोन का कॉल है, इत्यादि इत्यादि। दो तीन चीजें इससे निकल के आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका एक बैकग्राउंड में पॉलिटिकल कुछ कारण है। कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान ममता बनर्जी के पास जाके स्टेज शेयर किए थे, वो गुस्से का कारण है। कुछ लोगों का कारण है कि केंद्र की जो बड़ी पार्टी है उन्होंने अपने किसी इवेंट में इनको कहा था पार्टिसिपेट करने को, जो इन्होंने मना कर दिया, इसका कारण ये था। और तीसरा एक जो कारण ये भी समझ में आ रहा है कि एक्सटॉर्शन, ये जो वसूली वाला एक लोगों में है कि कैसे सॉफ्ट टारगेट को पकड़ो और उनसे पैसा वसूलो, वो कारण भी। और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस इसलिए होने वाले हैं कि जो इसके मुख्य किरदार समीर वानखेड़े जी थे, उनका और नवाब मलिक का किस तरह से हुआ। नवाब मलिक साहब जेल में हैं, जो गठबंधन वहां पे काम कर रहा है मुंबई में, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। आप टोटलिटी में इस केस को कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब, ये जो आर्यन खान वाला केस है? आनंद जी, पहली नजर में तो मुझे ये लगता है कि ये जो नारकोटिक्स ब्यूरो है दिल्ली बॉम्बे में, इस नारकोटिक ब्यूरो में जब समीर वानखेड़े की नियुक्ति हुई तो उन्हें एक खास तरह का प्रोफाइल दिया गया, और वो प्रोफाइल उनका आधिकारिक प्रोफाइल नहीं था, वो गैर आधिकारिक प्रोफाइल था, जो राजनीतिक शक्तियों द्वारा वो प्रोफाइल उन्हें थमाया गया। और उस प्रोफाइल के तहत उन्होंने जगह जगह छापे मारने शुरू किए। आपको ध्यान होगा कि समीर वानखेड़े का जो कैरियर किस तरह परवान चढ़ा। उनकी स्थिति ये थी कि जो सुशांत राजपूत की आत्महत्या या हत्या जो भी हो, जो हुई थी, उस दौरान उन्होंने जिसके पास जरा सा गांजा मिलता था एक पुड़िया में, उसको भी पकड़ के बैठा लेते थे। और उस पूरी प्रक्रिया में जो बंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज थे, जो मशहूर लोग थे, उन मशहूर लोगों में उनका आतंक व्याप्त हो गया। और मुझे लगता है इस घटना की रोशनी में देखना, मुझे लगता है कि उस आतंक में बड़े पैमाने पर पैसे की वसूलियाबी की गई, जिसको आप एक्सटॉर्शन कह रहे हैं। वो मनी लगातार उन लोगों से ऐंठा गया। एक बहुत बड़ा डर व्याप्त हो गया कि भाई किसी के पास कुछ भी निकल आएगा। जबकि स्थिति यह है कि जो यूजर है, जो इस्तेमाल कर रहा है, वो उतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना बड़ा अपराधी, उसको पकड़ने से कुछ होगा भी नहीं। उसको पकड़ने से दरअसल जो सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लाई का नेटवर्क है, जो बेच रहे हैं, जो ड्रग के नशे की तिजारत कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। लेकिन समीर वानखेड़े ने महारत इसमें हासिल की कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको पकड़ने के जरिए उन्होंने ख्याति प्राप्त की, चूंकि उनके पास पैसे थे और वो अपने आप को आरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उनसे बड़े पैमाने पर, मेरा ऐसा अनुमान है कि करोड़ों करोड़ों रुपए उस पूरे प्रकरण में वसूले गए होंगे। इस प्रकरण में भी उसी दौरान में एक पार्टी में शाहरुख खान के साथ इनका निजी विवाद हुआ, और उस विवाद से उन्होंने सोचा कि इस आदमी से, इस बंदे से बदला लेना है, और वो बदला उन्हें उस क्रूज वाली पार्टी में लेने का मौका मिला। जिस तरीके से आर्यन खान को फंसाया गया, वो, और फिर ये भी खबर है कि शाहरुख खान से 20 करोड़ रुपए मांगे गए कि आप 20 करोड़ दे दिए। लेकिन यहां मैं शाहरुख खान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने रिश्वत देने की बजाय उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अगर जेल में रहता है तो बना रहे। और इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने उनके बेटे को भी नसीहत प्राप्त हुई कि वो सेलिब्रिटी का बेटा जरूर है, लेकिन उसको भी दृढ़ता दिखानी चाहिए, और आलतू फालतू किस्म के लोग जो होते हैं पार्टियों में, इनके साथ जाके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, अपना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य नहीं खराब करना चाहिए, और उसे उसी तरीके से रिजर्व रहना चाहिए, थोड़े इन लोगों से अलग रहना चाहिए। और जेल में रह के उसको थोड़ी सी दृढ़ता, उसकी शख्सियत में भी एक मजबूती आई होगी, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी तरफ उन्होंने रिश्वत देने वालों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो चुप रहे, उन्होंने कोई किसी किस्म की बयानबाजी नहीं की।
सार्वजनिक मंच पे आकर उनके परिवार का कोई आदमी रोया गाया नहीं, चाहे वो उनकी पत्नी रही हो, चाहे उनकी बेटी रही हो या उनके नजदीकी लोग रहे हो। उन्होंने वकीलों की एक टीम जमा की और उसके जरिए उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और वो अंततः कामयाब रहे। उन्होंने यहाँ से मुकुल रोहतगी को बुलाया। मुकुल रोहतगी एक काबिल वकील है, हम लोग जानते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस मुकदमे को लड़ा। और आज स्थिति यह है कि समीर वानखेड़े पूरी तरीके से परास्त हो चुके हैं। उनके खिलाफ जांच है, उनके पूरे कैरियर के ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है और मुझे लगता है हो सकता है उनका पद और रुतबा इस पूरे प्रकरण में फंसकर जाने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने 22-23 दिन तक जेल में रखा, उस व्यक्ति के पास, आपके पास सबूत के नाम पर एक छोटी सी पर्ची नहीं है जिसको आप अपनी चार्जशीट में पेश कर सकें। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ बदला लेने की नीयत से या रिश्वत लेने की नीयत से या दोनों नीयतों से इस काम को किया गया। जी, अब समीर वानखेड़े को जो स्पेशल रुतबा मिला था, जो एक खास तरह का प्रोफाइल मिला था, इसके जरिए वो किसी को भी तंग कर सकते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। अब ये जो पुड़िया मिलने का सवाल है, एक पुड़िया तो लोगों को लगाई भी जा सकती है। किसी के पास पुड़िया ना भी हो तो पुलिस वाला जो है अपनी जेब से पुड़िया निकाल के कह सकता है कि भाई हमने इसके पास से बरामद की। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अदालत में वो साबित करता रहे कि भाई ये पुड़िया हमारी नहीं थी, उसको जेल तो भेज ही दिया जाएगा। और इस पूरे प्रकरण जब आपने कहा कि इसके राजनीतिक फलितार्थ होंगे, तो एक तो राजनीतिक फलितार्थ ये है कि इसमें नवाब मलिक वगैरह ये सब चीजें, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरा राजनीतिक फलितार्थ है जो कि हमारे लोकतंत्र से भी संबंधित है। जो आर्यन खान के बहाने बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में बहुत लंबा लंबा समय गुजार चुके हैं और उनके खिलाफ बाद में कोई सबूत नहीं मिलता। किसी को आतंकवाद में डाल दिया जाता है, किसी को किसी दफा में डाल दिया जाता है, किसी को यूपीएपी में डाल दिया जाता है, और इस तरीके से वो आर्यन खान तो केवल 22 दिन जेल में रहे। लोग पूरी जवानियां लोगों की जेल में गुजर जाती हैं, बाद में पता चला कि वो तो निर्दोष थे। और भारतीय राज्य कानून संविधानगत जो तंत्र है उसके पास उनकी भरपाई करने का न कोई तरीका है, न कोई सोच है, और न इस तरह की कोई मांग होती है। जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके जरिए आर्यन खान के इस मुकदमे के बहाने मैं मांग करना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोग जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया है, अगर ये बात हो कि भाई हमने जो आरोप लगाया था आरोप थोड़ा उससे कमतर था, तब भी बात समझ में आती है। ठीक है, हमने मर्डर का आरोप लगाया था, मर्डर नहीं था, लेकिन ये साजिश थी या और अटेम्प्ट टू मर्डर था, तो आरोप कम था, तो बात समझ में आती है कि ये कुछ गलती हो गई, लेकिन अपराधी पूरी तरह बेकसूर नहीं है। जो व्यक्ति अभियुक्त पूरी तरीके से बेकसूर नहीं है। यहां तो आर्यन खान से लेकर और उन तमाम खासतौर से अल्पसंख्यक दलित नौजवानों के बारे में सोचिए जिनसे भारत की जो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी जो मुजरिम नहीं है बल्कि मुलजिम हैं, अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उन लोगों से भारत की जेलें भरी हुई हैं। वो गरीब हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है अपना मुकदमा लड़ने का। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचने का वक्त अब आ गया है। वानखेड़े बनाम आर्यन खान का जो विवाद है, इस विवाद का संज्ञान लेते हुए, इसके जरिए इसका फायदा उठाते हुए हम लोग सार्वजनिक जीवन में ये मांग बुलंद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की भरपाई कैसे, उनकी जाहिर है उनकी जिंदगी के वो साल वापस नहीं लौट सकते। कल मैं सुन रहा था जब मुकुल रोहतगी टीवी एनडीटीवी में बोल रहे थे, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। उनका कहना था कि भाई एक व्यक्ति की प्राइवेसी आपने छीन ली, उस व्यक्ति के दिन आपने छीन लिए, वो तो वापस नहीं लौट सकते। और आप मीडिया को देखिए, हमारे आपके जो भाई बंद हैं वो किस तरीके से ट्रायल चलाते हैं, अखबारों में क्या छपता है, जो अखबार पूरी तरीके से पुलिस या नारकोटिक ब्यूरो जो है या शासन है, सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों पर पहली नजर में भरोसा कर लेता है मीडिया, और उसको इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे वो लोग वास्तव में अपराधी हों। टीवी पे एक एंकर आता है, एक रिपोर्टर आता है और बड़े गर्व के साथ कहता है कि उसके सेल फोन में ये चैट मिली है, इस चैट से बिल्कुल साफ लगता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट है, उससे उनके ताल्लुकात हैं। आज पता चला कि वो रिपोर्टर किस आधार पर ये बात कह रहा था। उस रिपोर्टर को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हो सकता है उस रिपोर्टर को तथाकथित रिपोर्टिंग करने के चक्कर में एक पदोन्नति प्राप्त हो गई हो या उसे एक बेहतर नौकरी उसके बदले में प्राप्त हो गई हो,
इन सब लोगों को लज्जा आनी चाहिए। समीर वानखेड़े इस कटघरे में यहाँ पर केवल समीर वानखेड़े या उनका जो राजनीतिक और प्रशासनिक पुलिस में तंत्र है, केवल वही लोग नहीं खड़े हुए हैं। जी जी, पूरा मीडिया भी इसके साथ तंत्र में खड़ा हुआ है। जो आर्यन खान के साथ किया गया है वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन लाखों लाख दलित और मुसलमान नौजवान जो भारत की जेलों में फर्जी आरोपों में बंद हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या होगा, कितने साल उनके जेलों में गुजर गए हैं, इसका हिसाब कौन देगा? जी, मैं इसी को जरा मैं इसको कंक्लूड करें, क्योंकि मुझे जो समझ में आया, समीर वानखेड़े के खिलाफ एक उनकी जात प्रमाण पत्र का भी केस चल रहा है, कास्ट वाला, और वो अभी तक क्यों नहीं भाई वो तो बहुत आसान चीज है, मुझे लगता है कि उसको तो एक आध वो 2-4-5 दिन में फाइनल हो जाना चाहिए कि उन्होंने फर्जी दिया था कि ठीक दिया था। दूसरा, ये जो एंकर लोग हैं, वैसा मैं थोड़ा, ये ट्रायल नहीं करते हैं, ये जजमेंट पास करते हैं, ये ट्रायल, हाँ, ये तो निर्णय दे देते हैं भाई कि ये अभियुक्त और इनके ऊपर ये। खैर, एक अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 2-4 दिन पहले एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अखिलेश बहुत फोरफ्रंट पे आ गए हैं, मतलब अखिलेश के से रिलेटेड न्यूज ही अब अखबार की हेडलाइंस बन रही है। उसमें जो पहली न्यूज थी वो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का सदन के अंदर जो नोकझोंक हुई, नोकझोंक से ज्यादा था क्योंकि अब किसने कितना किया, लेकिन पहला जो बिलो दी बेल्ट जो हिट किया था वो केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई इलेक्शन हार गए हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने शुरू किया कि डेवलपमेंट को लेके कि क्या सिफाई में जमीन बेच के ये डेवलपमेंट कराया था। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये अखिलेश वो किसने अच्छा कहा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने अपना एक ये दिखा दिया है कि अब वो एग्रेसिव रहेंगे, ये भी दिखा दिया है कि वो बीजेपी की इस तरह की जो रिटोरिक है उसको सुनेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे उसमें, आपका जरा रिएक्शन जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और अखिलेश ने उसका जवाब दिया वो ठीक है, मैं उसमें मैं कहता हूं कि वो सही जवाब दिया उन्होंने। बीजेपी की तरफ से इस तरह की जो लफ्फाजी होती है उसका जवाब देना जरूरी है, लेकिन इससे मुझे ये संदेश नहीं प्राप्त होता है कि वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं अखिलेश। मैं अभी भी मानता हूं कि जो विपक्ष के नेता के तौर पर जो राजनीति उन्हें करनी चाहिए थी वो राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने भी रेखांकित किया है, मैंने भी रेखांकित किया है और अन्य पत्रकारों ने भी रेखांकित किया, और ऐसे तमाम लोगों ने जो कुछ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है मजबूत हो और अखिलेश जी उस मजबूती के वाहक बने, उसकी अभिव्यक्ति करें। वो लोग ये देख रहे हैं कि कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इन्होंने जो दावेदारी पेश करनी चाहिए थी वो दावेदारी पेश करने से ये चूक गए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पे इन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था, वक्तव्य देना चाहिए था, इनके लोगों को जाके वहां पर राजनीतिक कुछ बयान, राजनीतिक प्रदर्शन करने चाहिए थे, विरोध व्यक्त करना चाहिए था, वहां पे ये नहीं किया गया है। वो विपक्ष के नेता बन गए हैं, उन्हें कैबिनेट रैंक भी प्राप्त हो गई है उसके लिए, और उन्हें अब उनको आसानी से कोई हाथ नहीं लगा सकता, और उन्होंने कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया है। तो उनके पास एक बड़ा मुकदमा लड़ने वाला एक 30 मारखा किस्म का वकील भी हो गया है, जिसने कांग्रेस को पहले बर्बाद किया, अब इनका नंबर है बर्बाद करने का। कपिल सिब्बल को पार्टी में लेके आप चाहें कि आपका बहुत बल्ले बल्ले हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे याद है कि 2014 की पूर्व संध्या पर, 2014 के चुनाव की पूर्व संध्या पर एबीपी चैनल ने एक घोषणा पत्र नामक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल को बुलाया गया। उस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि 5-6 मिनट दिए जाते हैं मेहमान को कि भाई आप बताइए कि आपको क्यों वोट दिया जाए। तो कपिल ने मैं था उस कार्यक्रम में, मैंने भी उनसे सवाल पूछे थे। कपिल सिब्बल ने अपने कार्यक्रम में ये अपने वक्तव्य की शुरुआत कपिल सिब्बल ने यहां से की कि मैं तो किसी से नहीं कहता कि कोई मुझे वोट दे, मैं किसी क्लाइंट से नहीं कहता कि आके मुझे अपना वो वकील बना ले। ये वही नेता हैं जो कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, ये और मणिशंकर अय्यर वगैरह वगैरह ये बहस चलाते थे कि सेंट स्टीफन से पढ़ के आया बंदा ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है कि हंसराज कॉलेज से पढ़ के आया बंदा ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ये वो लोग हैं, ये इन लोगों ने कोई कांग्रेस का भला नहीं किया है। ये 10 साल तक मंत्री रहे और जैसे ही कांग्रेस चुनाव हारी उसके बाद ये वकालत में चले गए। तो ये सब जो हुआ है, ये समाजवादी पार्टी को इससे कोई बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं, मेरा मानना ये है। मैं प्रोसाद एक चीज कहूंगा, कहता हूं कि भाजपा की लफ्फाजी का जवाब देना भी जरूरी है।
तुर्की बतुर्की जवाब देना जरूरी है, वो तो सही बात, वो ठीक काम किया उन्होंने, लेकिन वो विपक्ष के नेता के तौर पर किस तरीके से अपनी राजनीति करेंगे। आप देखिए ना, अब आजम खां वाला मामला उनसे नहीं संभल रहा है। इसके बाद में जो दूसरी उन्होंने पिछड़ी जातियों की जो राजनीतिक शक्तियों को अपने साथ जोड़ा था, आज वो राजनीतिक शक्तियां कहां हैं? क्या अभी भी देखिए, अखिलेश की बहुत बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग का एक एकता का गुलदस्ता बना के पेश किया। हम सब लोग उसकी प्रशंसा करते रहे हैं। उसी की वजह से है कि वो भाजपा के सामने एक चुनौती दे पाए। लेकिन उनको यह भी देखना चाहिए कि भाजपा के खिलाफ जो 39%, अगर सीएसडीएस के आंकड़ों पर जाएं तो 39% की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को वो बढ़ाकर 55% पर क्यों नहीं ले जा पाए? ये जिम्मेदारी किसकी? हमारी, आपकी नहीं है, ये अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है। जी जी जी, देखिए, नहीं, हम सब लोग इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि प्री इलेक्शन जिस तरह से उनका इनर्शिया था, बहुत लेट निकले वो सारी चीजें। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगा, और ये कहने के बाद कि अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाई, क्योंकि मैं एक और चीज कहूंगा, लेकिन राज्यसभा का जब नॉमिनेशन हुआ, कपिल सिब्बल को लाना उनके व्यक्तिगत था। जैसा कहा जा रहा है कि वो आजम खान का उसमें प्रेशर था कि भाई इनको लाना जरूरी है। उधर जावेद अली के लिए उनके दूसरे चाचा का प्रेशर, राम गोपाल का प्रेशर था। लेकिन मुझे एक जगह और लगता है कि जो जयंत को ये लेके आए, तो कहीं ना, और डिंपल यादव का टिकट, मतलब डिंपल यादव को छोड़ के जयंत को लाए, तो थोड़ा जैसे वो कहते हैं ना कि दूध का जला, वो उनको थोड़ी समझ तो धीरे धीरे आ रही है कि भाई ये केवल अपनी मनमानी करने से नहीं चलेगा, लार्जर लोगों को साथ लेके चलने की बात है। क्योंकि जयंत का वहां, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं देखिए काले सफेद में नहीं अखिलेश जी की आलोचना कर रहा हूं। जी जी, मैं तो चाहता हूं कि वो कामयाब हो। जी, जैसे आपने कहा कि वो जयंत चौधरी को लेके आए, वो इससे पता लगता है कि वो उन्हें पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन क्या है और किन लोगों को उन्हें आगे बढ़ाना है। जी, लेकिन अभी बहुत कुछ विपक्ष के नेता के तौर पे भूमिका निभाना आसान नहीं है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये काफी मुश्किल है जी, और उन्होंने कभी विपक्ष के नेता के तौर पर उस तरह से भूमिका निभाई भी नहीं है। जी, तो वो धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन ज्यादा समय उनके पास है नहीं। भाजपा का वर्चस्व काफी और उत्तरोत्तर गहरा होता चला जा रहा है। जी जी, अब इस वक्त देखिए जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो जनसंतोष पैदा हो रहा है, उसके आधार पर केवल बयान देकर राजनीति नहीं की जा सकती। कुछ भाई योजना बनानी चाहिए। ये जो केसीआर लगातार सक्रिय हैं और वो सब लोगों को जोड़ रहे हैं, केसीआर हैं, अखिलेश को चाहिए कि इन लोगों के साथ में सक्रिय हो। उनके पास देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत ही सम्मानजनक सीटें हैं, सम्मानजनक उनको प्रतिशत प्राप्त हुआ है, और अभी तक जो शक्तियां उनके साथ आई थी वो घोषणा पूर्वक उनसे अलग नहीं हुई हैं। जी, कुछ उनमें संदेह है, उनमें थोड़े बहुत विवाद हैं, अफवाहबाजी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है ओम प्रकाश राजभर उन्हें छोड़ के चले गए हो या वो कोई उन्हें छोड़ के चला गया हो। अभी भी मोटे तौर पे उनके साथ हैं। तो वो अपनी विपक्ष की राजनीति कैसे करेंगे ताकि ये जो विपक्षी एकता बनी है, जो पिछड़े वर्ग की एकता बनी है, ये एकता लोकसभा चुनाव तक कायम रहे। देखिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की शख्सियत सामने होगी, वहां पर आदित्यनाथ की शख्सियत सामने नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है वो भी नरेंद्र मोदी के प्रति हमदर्दी रखते हैं और उन्हें वोट देना चाहते हैं। भाजपा की जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजी है, उसमें उसने कहा है कि जो फेंस सिटर थे, यानी वो मतदाता जो कि 15 से लेकर 20% के बीच में, जिसकी कोई पार्टी निष्ठा स्पष्ट नहीं थी, जो किसी खेमे में शामिल नहीं था, जो बिल्कुल आखिरी मौके पर निर्णय लेता था, उन लोगों ने तय किया कि भाजपा को जिताना है। आप सोचिए अगर वो लोग भाजपा को वोट नहीं देते जी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार जाती जी। तो वो उन लोगों ने वोट क्यों दिया? उन्होंने अंततः भाजपा का जो वर्चस्व था उसके सामने उन्होंने घुटने टेके, वर्चस्व के अधीन होकर उन्होंने तय किया कि हम भाजपा को वोट देंगे और हम भाजपा के खिलाफ जो सरकार विरोधी भावना है, एंटी इनकम्बेंसी है, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। ये सोच के उस वोटर ने निर्णय लिया। तो उस वोटर को कन्विंस करना, उस वोटर को अपनी तरफ खींचने का काम तो विपक्ष का है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की जमीन पूरी तरीके से तैयार थी, उसका जमीन का सदुपयोग नहीं किया गया। इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। मैं एक और चीज प्रोफेसर साहब देखूंगा कि देखिए
कुछ चीजें ऐसी हैं जो अखिलेश जी को भी समझना होगा और जो भी विपक्ष की राजनीति, क्योंकि केवल लोगों को अपने साथ बांधे रखना नहीं है। एक पार्टी है जो कांस्टेंट आपके गठबंधन के साथियों को लगातार कुछ ना कुछ की या डरा के, धमका के, साम दाम दंड भेद के करती रहेगी। मैं एक प्रश्न और मेरे जहन में है। एक मंत्रालय है गृह मंत्रालय, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे ये समीर वानखेड़े वाला हो, ऐसा लगता है उसके तार वहां से जुड़े थे, और चाहे ये कुत्ता घुमाने वाला भी एक आईएएस अफसर साहब थे, त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करा दिया जाता था, ये सब डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये लोग। और मतलब कुत्ता घुमाने पे उनका ट्रांसफर कर देना तो कोई पनिशमेंट है नहीं। आपको ये नहीं लगता है कि होम मिनिस्ट्री का भी, और होम मिनिस्ट्री पे आंच भी नहीं आई है, किसी ने होम मिनिस्ट्री के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है, जबकि ये सीधी तरह से जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की थी दोनों केसेस में। जब मैं कहता हूं आनंद जी, और आप भी इस बात को मानते हैं, मैं जब वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल करता हूं, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक शब्द है डोमिनेंस और एक शब्द है हेजेमनी। हिंदी में डोमिनेंस को हम लोग प्रभुत्व कहते हैं और हेजेमनी को हम लोग वर्चस्व कहते हैं, क्योंकि फर्क करना पड़ता है। जी जी, है दोनों एक ही किस्म की चीज है, लेकिन डिग्री का बहुत बड़ा भारी फर्क है। जी जी। अब जैसे कि पिता का घर में प्रभुत्व नहीं होता है, उसका वर्चस्व होता है। जी, राजा का वर्चस्व होता है। राजा बूढ़ा है, कमजोर है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आखिरी सांसें गिन रहा है, वो आदेश भी देने की लायक स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी लोग उसकी बात मानते हैं, उसके बावजूद भी उसके सामने लोग झुकते हैं और उसको झुक के सलाम करते हैं, पूर्णिश में जाते हैं। इसको कहते हैं वर्चस्व। यानी आप दूसरे का प्रभुत्व जो है वो हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। दूसरा प्रभुत्व कायम करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता, उसके बावजूद आप उसकी बात मानते रहते हैं। तो भाजपा का प्रभुत्व धीरे धीरे वर्चस्व में बदलता जा रहा है। स्पष्ट रूप से गृह मंत्रालय की गलती है, फिर भी गृह मंत्रालय पे कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा है? जी, ये वर्चस्व होता है तो आप बहुत सी गलतियों से बच जाते हैं, उसके नुकसान आपको नहीं होते। महंगाई इतनी बढ़ रही है, भाजपा को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा को चुनावी स्तर पर नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? ये इस बात का सबूत है कि वैसा माहौल बन गया है जैसा किसी जमाने में आजादी के बाद में 52 में, 57 में, 64 में। अब आप देखिए कांग्रेस का कितना वर्चस्व था। 62 में आप चीन के मुकाबले एक अपमानजनक युद्ध हार गए, इसके बावजूद अगला चुनाव हुआ तो कांग्रेस फिर जीत गई, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व था। तमाम आलोचनाएं हुई, कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए नहीं था। जवाहरलाल नेहरू खुद भी बहुत परेशान थे और उनके पास भी जवाब देने के लिए नहीं था। जांचें बैठाई गई, क्या क्या गड़बड़ी हुई, घपले हुए। लेफ्टिनेंट जनरल वीएम कॉल की वो किताब आपने देखी होगी। ये सब हम लोगों के, तो ये सब चीजें हम लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस जीत गई। बिल्कुल वही चीज भाजपा के साथ हो रही है। तमाम प्रशासन संबंधी खामियों के बावजूद, तमाम गड़बड़ियों के बावजूद जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर रहता है। जी, शायद उस किताब का नाम अनटोल्ड स्टोरी था, अगर मुझे ठीक याद है तो अनटोल्ड स्टोरी था, अगर मैं गलत नहीं। जी, अनटोल्ड स्टोरी। मैं अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए जरूरी है कि जैसे भाजपा जितना भी कहे कि वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी रेलेवेंस तो कर देते हैं। राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज गए, कैम्ब्रिज में उनका मतलब इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कुछ बात कही, लेकिन जो सेकंड इंटरव्यू उन्होंने एक महिला के साथ किया, उसको लेके बीजेपी बहुत आक्रामक थी कि देखिए वो कुछ नहीं कर पाई। और इवन टाइम्स नाउ की और कई चैनलों ने चलाया कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो 2 मिनट, और वो पूरा नहीं चला रहे थे। मैं उसको जानबूझ के ला रहा हूं इस बात को। वो इंटरव्यू जब पूरा देखिए तो वो उनके पिता की हत्या से रिलेटेड था, और तब वो हिंसा और अहिंसा की बात कर रही थी। मुझे लगता है कि हम लोगों के जो जनरल वो है ना, वो मॉरलिटी इतनी खराब हो गई है, किसी के पिता की हत्या की बात अगर कोई करेगा तो शायद मतलब अगर मैं और आप को भी थोड़ी दिक्कत होगी अगर किसी और के पिता की हत्या की बात हमें करनी पड़े। मैं भी हो सकता है लॉस ऑफ वर्ड्स हूं, मेरा भी गला रूंझ जाए। उस पे राहुल गांधी को वो एक टाइम्स नाउ के एक सिन्हा जी हैं, वो उनको कि बोल नहीं पाया, जवाब नहीं है, मालूम उन्होंने एक अलग से प्रोग्राम किया। आपको कहीं लगता है कि राहुल गांधी जो अच्छा बोले, बुरा बोले, जो बोले, लेकिन बोले तो वो कैम्ब्रिज वाले आपसे जरा एक टिप्पणी ले लो। एक इस मुद्दे पर राहुल गांधी की कई बार मुझे तारीफ करने का मन करता है। जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया था सूट बूट की सरकार, नरेंद्र मोदी को उसकी वजह से कोर्स करेक्शन करना पड़ा जी। तो उस बीच में वो इस तरह की बात करते हैं जिससे नरेंद्र मोदी को परेशानी होती है और कांग्रेस को बेचैनी होती है।
लेकिन ये चीज इन दो, एक इस तरह की बात उठाने और दूसरी इस तरह की बात उठाने में बहुत लंबा अंतराल होता है, तो उसकी कोई निरंतरता नहीं बन पाती है। तो उसकी वजह से उसका कोई भी संचित राजनीतिक प्रभाव नहीं होता। जो वो मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे वो तकनीकी रूप से सही हैं, लेकिन वो किताबी किस्म के मुद्दे होते हैं। जैसे आप बताते हैं कि अभी हिंदुत्व और हिंदू धर्म का मुद्दा आपने उठाया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम लोग सेमिनारों में इसके ऊपर बड़ी बारीक बहस करते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर ये बहस, ये चर्चा नहीं हो सकती। पब्लिक, आम लोगों के लिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक अलग अलग बात नहीं है। भाजपा हिंदुत्ववादी है, जिसको सावरकर कहते थे इसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन भाजपा साथ में ये भी कहती है कि हम हिंदू हितों के पैरोकार हैं, और लोगों में आमतौर पर लोग मानते हैं कि हिंदू हितों की पैरोकार है ये। अभी तो भाजपा को 45 से 50% हिंदू वोट मिलते हैं। मेरा कहना यह है कि जो मुद्दे उठाते हैं वो मुद्दे ज्यादातर किताबी किस्म के मुद्दे हैं, वो सेमिनारी मुद्दे हैं। वो विचार गोष्ठियों में तो उनके ऊपर अच्छी चर्चा हो सकती है, लेकिन वो लोकप्रिय राजनीति और लोकप्रिय चुनावी गोलबंदी के काम नहीं आने वाले। राहुल गांधी को चाहिए कि अब वो सब ये अपनी नाराजगी वाराजगी छोड़ें, कांग्रेस की अध्यक्षता वो बाकायदा प्राप्त करें, कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएं, वो ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। और मेरा मानना है कि और कोई कांग्रेस के पास ऐसा बंदा है भी नहीं जो उनकी जगह ले सके। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बाकायदा हो जाएं, और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अच्छे परिणाम निकाले थे। गुजरात चुनाव में उन्होंने बेहतरीन परिणाम निकाला था। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वो निराश हो गए, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ हम लोग उससे वाकिफ हैं और बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा करते रह सकते हैं, लेकिन अब उसको विराम देना चाहिए। ये जो चिंतन शिविर हुआ है, इस चिंतन शिविर में कोई ज्यादा सकारात्मक चीज निकली नहीं। मेरे ख्याल से अब राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए तो ये सबसे बड़ी सकारात्मक बात होगी कांग्रेस के लिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस की किस्मत जो है वो करवट लेनी शुरू हो जाएगी अगर वो अध्यक्ष हो जाए तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े जबरदस्त वो नेता हैं और मोदी के लिए बड़ी जबरदस्त चुनौती पेश करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये कि उनके अध्यक्ष होते ही कांग्रेस का ग्राफ जो नीचे गिर रहा है वो थमेगा और फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते फिर, क्योंकि इस बार फिर से चीजें बहुत एक्टिविटी शुरू हो गई, खास करके राजनीतिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।